Hello students, welcome back to my channel Study with Arpita ma'am. We are going to cover the first chapter of the political science of the contemporary world, the Cold War era. और इसमें आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक द चैलेंज टू द बाइपोलैरिटी. ओके, इसके पहले के सारे टॉपिक्स जो हैं आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पे पोस्ट हो चुके हैं, सो आप देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. चैलेंज टू बाइपोलैरिटी. We have already seen how the Cold War tended to divide the world into two rival alliances. हमने ऑलरेडी देखा है कि कोल्ड वॉर का जो सिचुएशन है वो दुनिया को किस तरह से दो हिस्सों में या दो राइवल कैंप्स में डिवाइड कर दिया है, या तो यूएस के साथ रहो या तो यूएसएसआर के साथ रहो. It was in this context that non-allied offered the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America a third option, not to join either alliance. अब कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ रही होंगी जो इन दोनों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन आया गया नॉन अलाइनमेंट. ओके, इसमें कौन इन्वॉल्व हुए? वो कंट्री जो अभी कॉलोनियल रूल से छुटकारा पा रही है, वो ऑलरेडी किसी और पावर को अपने देश में रूल होते हुए देखी है और अब वो उससे आज़ाद हुई है, तो वो क्यों किसी राइवल कैंप में एक बार फिर से हिस्सा बनेगी ताकि उसके फ्यूचर का डिसीजन वो लोग ले सकें. तो कंट्रीज़ ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो इन दोनों राइवल कैंप्स की जगह पर अपना एक थर्ड ग्रुप बनाएंगी जो कि नॉन अलाइनमेंट से कनेक्टेड होगा. ओके, द रूट्स ऑफ नाम वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन द थ्री लीडर्स: यूगोस्लोवाकिया जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया जवाहरलाल नेहरू एंड इजिप्ट लीडर गैमल बेडल नसेर. ओके, तो यहाँ पर क्या है, नाम जो है वो एक तरह से एक जो कॉन्सेप्ट है वो किसने डिसाइड किया? एक तरह से तीन फ्रेंड्स हैं, ओके, तीन लीडर्स हैं जो कि इनके बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप है. वो सोच विचार कर रहे होंगे कि कैसे अपने आप को राइवल कैंप से दूर रखा जाए, कैसे इस लड़ाई झगड़े से दूर रखा जाए. तो यहाँ पर कौन है? यूगोस्लोवाकिया के लीडर हैं, इंडिया के और इजिप्ट के लीडर्स हैं. इन लोगों ने बैठ के एक मीटिंग की. ओके, एक प्रॉपर मीटिंग की. हु हेल्ड अ मीटिंग इन 1956. ओके, तो इन लोगों ने क्या किया? तीनों लीडर ने मिलकर एक मीटिंग कंडक्ट की 1956 में. यहाँ पर क्या डिसाइड किया होगा या किस चीज़ के बारे में मीटिंग थी? ये सोचने के बारे में कि किस तरह से अपने आप को इस लड़ाई में अलग किया जाए और एक अलग ग्रुप बनाया जाए. जो नॉन अलाइनमेंट का ग्रुप है उसको फॉर्म किया जाए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे या एक प्रॉपर ग्रुप के फॉर्म में. ठीक है, जिसमें जो भी कंट्रीज़ इन दोनों लड़ाइयों, दोनों राइवल्स के बीच में नहीं आना चाह रही है, दोनों राइवल्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही हैं, वो इस ग्रुप में जुड़ सकें. इसके अलावा इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के क्वामे निक्रुमा ये भी क्या है? वो लीडर्स हैं जिन्होंने इस डिसीजन को बहुत स्ट्रांगली जो है सपोर्ट किया है. ओके, तो हमें पता है कि 5 मेन लीडर्स थे ही नैम को फॉर्म करने के लिए और ये पांचों लीडर्स का कंटेंट आ गया. ओके, दीज 5 लीडर्स केम टू नोन एज द 5 फाउंडर्स ऑफ नैम. द फर्स्ट नॉन एलाइड समिट वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड in 1961. This was the culminations of at least 3 factors. So जो ये 5 लीडर्स हैं आपके, यूगोस्लोवाकिया के, इंडिया के, इजिप्ट के, इंडोनेशिया, घाना के, पांचों लीडर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे जिसका नाम रखा गया नैम. ओके, नॉन अलाइंड मूवमेंट. सो उस कंटेंट में आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ उसकी पहली मीटिंग, ओके, पहली मीटिंग आपकी कब कंडक्ट हो रही है? 1961 में बेलग्रेड में. ठीक, यानी अब ये लोग डिसाइड कर लिए कि हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को इन दोनों के झगड़े से दूर रखेंगे. डेफिनेटली बिल्कुल अलग नहीं रखना है, लेकिन इन दोनों के झगड़े से, मतलब हम दोनों कैंप्स को नहीं ज्वाइन करेंगे, हम सेपरेट रहेंगे. ओके, सो अब इसमें क्या है, 3 फैक्टर्स, 3 मेन कंटेंट रखे गए दिमाग में बैठाने के लिए कि क्या करना है हमें. ठीक है, एक प्लानिंग हो रही है, तो किस तरह से प्लान करेंगे? तो दिस वाज द कल्मिनेशंस of at least 3 factors: cooperation among these 5 countries, growing Cold War tension and its widening arenas, and the dramatic entry of many newly decolonized African countries into the international arena.
By 1960s, there were 16 new African members in the UN. तो इसको बनाने की ज़रूरत क्या बनी, क्यों पड़ी होगी? हाँ, और क्या ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसके बेसिस पे इन लोगों को इस तरह का सोच लाना पड़ रहा है? पहली बात, पांचों कंट्रीज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। जो पांचों फाउंडर्स हैं, तो उनको लग रहा है कि हम एक ट्यूनिंग करके एक अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेंगे और अच्छा कंबाइंडली डिसीजन लेंगे अपनी कंट्रीज़ के लिए। दूसरा, कोल्ड वॉर जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसका टेंशन बढ़ता जा रहा है, उसका एरिया बढ़ता जा रहा है, यानी लोग कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। कंट्रीज़ भी अपनी टेरिटरी, अपने दोस्तों को बढ़ाती जा रही है, तो प्रॉब्लम क्या इंक्रीज़ होती जा रही है। तो दूसरी तरफ कई ऐसी जो नई डीकोलोनाइज कंट्री थी, यानी अभी अभी कॉलोनियल रूल से जो आज़ाद पाई थी अफ्रीकन कंट्रीज़, उनका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन और इन सब में इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो वो क्या कर रही हैं, धीरे धीरे अपने आप को रिप्रेजेंट करवा रही है, अपने आप को पावरफुल बना रही हैं। द फर्स्ट समिट वॉज अटेंडेड बाई 25 member states. Over the years, the membership of the NAM has expanded. तो पहला जो समिट था जो आपका था 1961 में, ठीक है, जो बेलग्रेड में हुआ था, वहाँ पर टोटल 25 मेंबर स्टेट्स थे। अब ये ध्यान रखिएगा कि मीटिंग है ना, पहली मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पर बाकी मेंबर्स को भी तो इन्वॉल्व किया गया होगा। फाउंडर 5 हैं, लेकिन बाकी मेंबर्स भी आए हैं, बाकी कंट्रीज़ के भी लोग आए हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। ओके, तो मेंबर्स बने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की। द लेटेस्ट मीटिंग, द 18th summit was held in Azerbaijan in 2019. Okay, it included 120 member states and 17 observers countries. Okay, so जो आपका करंट वाला है 18 समिट जो है वो आपका अज़रबैजान में हुआ है 2019 में। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें कितने मेंबर्स थे? देखो, स्टार्टिंग में 25 मेंबर्स थे, लेकिन अब क्या हो गए, 120 मेंबर स्टेट हो चुके हैं और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़, यानी वो ऑफिशियली मेंबर्स तो नहीं है, लेकिन आती है मीटिंग में समझने के लिए कि क्या हो रहा है, अपनी राय देती है, कुछ डिसीजंस को अपने वहाँ भी इम्प्लीमेंट करती है। ओके, तो ऑफिशियल मेंबर ना होने के बावजूद भी एक तरह से जुड़े हुए हैं। As non-alignment grew into a popular international movement, countries of various different political system and interests joined it. तो जैसे जैसे नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट जो है फैलता जा रहा है और लोग उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, कई सारे जो लोग हैं इसमें क्या कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं अपने लिए। इसकी वजह से क्या, और इसमें ज्वाइन होते जा रहे हैं। This made the movement less homogeneous and also made it more difficult to define in very neat and precise terms. So, एक चीज़ तो रही कि मतलब ये एक सोच एक सिर्फ एक पर्टिकुलर लिमिटेड कॉन्सेप्ट पे नहीं सीमित रहा, लेकिन जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन का मोटो बन जाते हैं तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म क्यों हुई। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि नाम इसलिए फॉर्म हुई क्योंकि दोनों राइवल कंट्रीज़ में की लड़ाई में लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन अब तो सीन अलग हो गया ना, अब तो कई सारे कॉन्सेप्ट के साथ, कई सारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ, कई सारे मोटोज़ के साथ लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसका जो अपना एक बेस वजूद था वो धीरे धीरे खोता जा रहा है। तो ये अच्छी बात भी है एक तरह से कि ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट पे नहीं सीमित रहे, लेकिन बुरी बात ये भी हो गई कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो नहीं है। तो अब अगर आप बोलो कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या या क्यों फॉर्म हुआ है, तो उस पर आप कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे नहीं पाओगे। What did it really stand for? Increasingly, NAM was easier to define in terms of what it was not. It was not about being a member of an alliance. तो जैसे मैंने कहा कि कई सारे मेंबर्स आ गए और कई सारे मेंबर्स अपनी नई सोच के साथ, अपने नए मोटो के साथ, अपनी नई प्रॉब्लम्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक समय ऐसा आ गया कि आप ये नहीं बता पाओगे कि नाम फॉर्म क्यों हुआ। आप ये बता पाओगे कि नाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस चीज़ को नहीं फॉलो करती। यानी मतलब आपका जो कहते हैं ना, नाम में जो इश्यूज़ हैं, कौन सा ऐसे इश्यूज़ है जिसके बारे में लोग सोचना भी नहीं चाहते या जिस चीज़ में वेरी एक मत है कि ये चीज़ नहीं होगी हमारे वहाँ। तो वो क्या है कि वो किसी भी अलायंस का मेंबर नहीं बनने वाले, यानी जो दो राइवल कैंप्स हैं उनका पार्ट नहीं बनेंगे। ये सब जो भी मेंबर्स बन रहे हैं उनका एक ही फाइनल डिसीजन है, ठीक है, कि वो किसी भी केस में जो है किसी कंट्रीज़ के साथ इन्वॉल्व होने वाले नहीं है, किसी भी राइवल कैंप्स का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं।
द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड आइसोलेशनिज्म एंड न्यूट्रलिटी। तो डेफिनेटली ये जो पॉलिसी है यानी नाम के जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं, अपने आप को अलग रखना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी पे बिलीव कर रहे हैं। आइसोलेशनिज्म का मतलब क्या हो गया? अपने आप को आइसोलेट करना, ठीक है, एकदम अलग थलग रखना। या न्यूट्रलिटी की किसी भी चीज़ में बोलना ही नहीं है, मतलब किसी भी वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। तो वो दोनों चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि पक्षपात भी होगा। Non-alignment is not isolationism, since isolationism means remaining aloof from world affairs. तो जैसे मैंने कहा कि नॉन अलाइनमेंट जो है वो आइसोलेशनिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि आइसोलेशनिज्म यानी आइसोलेट में रहने का मतलब क्या हो गया कि आपको दुनिया के जो भी दर्द, तकलीफ़, प्रॉब्लम्स है उनसे क्या करना है? अपने आप को अलग रखना है। कुछ भी हो जाए दुनिया में हमसे कोई मतलब नहीं है, हम अपने आप को बिल्कुल अलग रखें, अपना रह रहे हैं, अपना देश चला रहे हैं, बस, बाकी हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो डेफिनेटली नाम में इस तरह का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है। आइसोलेशनिज्म सम्स अप द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूएस फ्रॉम द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787 अप टू द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अगर मैं इस तरह का कोई एग्जांपल दूँ, आइसोलेशनिज्म का कोई एग्जांपल, तो वो यूएस का है कि यूएस जो है अपने आप को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है उस टाइम पीरियड से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अपने आप को अलग थलग रखा था, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, किसी भी उसमें आप देखोगे उसका नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस कंटेंट में हम बोल सकते थे कि हाँ, अपने आप को जो यूएस है आइसोलेट करके रखा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसका रोल आता ही है, ठीक है। In comparison, the non-allied countries, including India, played an active role in mediating between the two rival alliances in the cause of peace and stability. तो हर कंट्री रोल तो प्ले कर रही है कि इन दोनों के झगड़े को ख़त्म करें, क्योंकि झगड़ा ख़त्म नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स तो सब पर आनी है ना। तो हर जो नॉन अलाइड कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में प्रॉब्लम्स हैं उसको शांत कराया जाए और एक बार फिर से शांति के साथ और एक प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ चीज़ों को प्रेजेंट किया जाए। उसमें एक बहुत बड़ा नाम किसका आ रहा है? इंडिया का। ओके, देयर स्ट्रेंथ वॉज बेस्ड ऑन देयर यूनिटी एंड देयर रिजॉल्व टू रिमेन नॉन एलाइड डिसेप्ट द अटेम्प्ट्स बाय द टू सुपर पावर्स टू ब्रिंग देम इनटू देयर अलायंस। ओके, सो जिस तरह से नॉन अलाइंड मूवमेंट्स या नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी, उनकी जो एक सोच है, एक जो विचार है, उसमें जो डिटर्मिनेशन है और जो यूनिटी इन कंट्रीज़ के बीच में, वो किसी भी तरह से टूटने की चांसेस नहीं है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सुपर पावर्स भी हैं उनको भी एहसास हो रहा है कि ये लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। ओके, डेफिनेटली दबाव तो पड़ रहा होगा ना। अब इंडिया पे ही सोचो, हम यूएसएसआर और यूएसए दोनों से क्लोज हैं, तो हम पे भी तो डबल दबाव पड़ रहा होगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम साथ में नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, बात ख़त्म। किसी भी कंडीशन में क्या होगा, हम एक साथ जुड़ेंगे नहीं। तो दैट कंडीशन, ओके। नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी रेफर्स प्रिंसिपल्स टू द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। तो जैसे मैंने कहा कि न्यूट्रलिटी का कंटेंट भी नहीं है। क्यों? हम अपने आप को वॉर से बिल्कुल थोड़ी अलग कर पाएँ। सिंपल, अगर मैं कहूँ कि इंडिया जो है वर्ल्ड वॉर में नहीं इन्वॉल्व हुई है, तो ऑफिशियली नहीं हुई है ना, अनऑफिशियली तो हम तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का पार्ट रहे हैं। तो क्या हम अपने आप को वॉर से अलग कर पाए? डेफिनेटली नॉट, ठीक है। या कहीं और देश में कोई झगड़े हो रहे होंगे, क्या हम उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं किए हैं? बिल्कुल किए हैं। डायरेक्ट वॉर में ना भी आए तब भी मीडिएटर का काम किए होंगे, या प्रॉब्लम सॉल्व करवाने का काम किए होंगे, हो सकता है रिसोर्स देने का काम किए होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे रोल प्ले किए हैं। तो हम न्यूट्रल भी तो नहीं है ना कि मतलब ठीक है, दो पार्टी लड़ रही है, लड़ने दो, हमसे कोई मतलब नहीं, हम उन दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह की भी सोच नहीं है। स्टेट्स प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड ऑफ वॉर। जैसे मैंने कहा कि अगर आप न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट अपना रहे हो तो बिल्कुल भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना, ना हेल्प देना है, ना कुछ भी देना है, कोई राय भी नहीं देनी है किसी कंट्री को कि आप जाओ उनसे सुलह कर लो, ये कर लो, वो कुछ भी नहीं। दे डो नॉट गेट इन्वॉल्व इन वॉर्स एंड डो नॉट टेक एनी पोजिशन ऑन द प्रोटेनेस्टेंस और मोर्टेलिटी ऑफ अ वॉर। सो अगर हम बात करें कि
इन कंट्रीज़ का, तो उनका कहीं पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, ना तो वॉर में इन्वॉल्व होंगे, ना तो बेसिकली वॉर के ड्यूरेशन में कोई भी अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, चाहे वो मीडिएटर की तरह हो या लीडर की तरह हो, कोई भी हो, ठीक है। सो इन दोनों कंटेंट में वो कोई भी अपना रोल प्ले करने वाले नहीं हैं, बिल्कुल अलग बैठेंगे। Non-allied states, including India, were actually involved in wars for various reasons. They also worked to prevent war between the others and tried to end the wars that has broken out. तो एग्जाम्पल दिया है इंडिया का ही नॉन अलाइंड स्टेट्स में कि वो एक्चुअली में वॉर में इन्वॉल्व भी थी। मैंने अभी आपसे कहा ना कि हम कई सारे वॉर में इन्वॉल्व हुए हैं, कई सारे उसमें मीडिएटर का काम किए हैं कि वॉर किसी तरह से ख़त्म करवाया जाए या वॉर ना हो, पहले ही वॉर शुरू होने से पहले ही चीज़ों को सॉर्ट आउट कराया जाए, ठीक है। तो अगर इंडिया इन्वॉल्व हो रही है तो ये बहुत क्लियर है कि नॉन अलाइंड स्टेट्स जो हैं वो न्यूट्रलिटी का भी कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ना हम आइसोलेशनिज्म के बारे में कर रहे हैं कंटेंट, यानी हम अपने आप को अलग थलग बिल्कुल नहीं रखे हैं दुनिया से, ना हम न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट को बिलीव कर रहे हैं, यानी कि हम वॉर के लड़ाई हो रही है तो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, कई जगह पे डायरेक्ट, कई जगह पे इनडायरेक्ट। अब ये नहीं कि हम खुद लड़ाई को इनिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर दो राइवल्स के बीच में लड़ाई हो रही है तो सॉर्ट आउट कराने की डेफिनेटली कोशिश करें, प्रेशराइज करने की भी कोशिश करेंगे। ओके, सो फॉर टुडे ओनली दिस मच। ओके, दिस टॉपिक इज एंडेड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स, ओके, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई चैनल, जस्ट लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल and share it with the others. We will continue this chapter in our next video. Till then, good day everyone.